आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेशियों की घुसपैठ के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या इस देश के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए बन चुके हैं। जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं, जिस तरीके से पुलिस बताती है और जिस तरीके से तमाम घटनाएं सामने आती हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। यहां तक कि कई जगहों पर स्नैचिंग से लेकर मर्डर तक, यहां कई जगहों पर रेप से लेकर और भी कई घटनाओं में इन तमाम लोगों का हाथ रहता है। और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि इन लोगों को शह देने वाला कोई और नहीं है, हमारे अपने ही राजनेता हैं। चाहे उनके आधार कार्ड बनवाने हो, उनके आइडेंटिटी प्रूफ्स बनवाने हो या फिर उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो, ये सब काम आता है वोट देने के। और शायद इसी वजह से उनके नाम पर जबरदस्त राजनीति की जाती है, बजाय ये देखे कि हमारे देश के लिए, हमारी देश की जनता के लिए कितने ज्यादा हानिकारक ये हो सकते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या उपाय इसके लिए किए जा सकते हैं। और आपको यह भी बता दें कि सुदर्शन न्यूज पहले भी इस तरह की बड़ी मुहिम चला चुका है। पहले भी हमने कहा था कि अगर आप किसी बांग्लादेशी को जानते हैं तो हमें कॉल करें, जिससे कि हम सरकार को बताएं, और उस पर इनाम भी रखा गया था। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जो आंकड़े लगातार पेश किए जाते हैं, हकीकत उससे भी ज्यादा कहीं आगे है, हकीकत उससे भी ज्यादा कहीं भयानक है। क्योंकि सही बात यह है कि राजनीति के चक्कर में, अपने लाभ के चक्कर में सही चीजों को बाहर आने ही नहीं दिया जाता। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभय वर्तक हैं जो कि सनातन संस्था से हैं, साथ ही हमारे साथ राजेश यादव हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल लेंगे। लेकिन शुरुआत में करूंगी राजेश यादव जी आपसे। जिस तरीके से किरण रिजिजू ने बयान दिया, और इसके अलावा भी हम जानते हैं कि किस तरीके से आपको डॉक्टर नारंग वाला केस भी याद होगा, इस तरह की अनेकों घटनाएं हैं जिसमें कहा जाता है कि ज्यादातर हाथ इन्हीं लोगों का मिलता है, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं। देखिए, सीमा से घुसपैठ हो रही है जी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए इस समय किसकी सरकार है? जी, और जो बांग्लादेशी को पकड़ने के लिए इनाम रखा गया है, हाँ हाँ, और इनाम के बाद सरकार इसमें कामयाब नहीं हो रही है कि कितने लोग बांग्लादेश से आए हैं, कितने लोग हैं। तो कहने में आप इससे पहले सही कह रहे हैं कि इस मसले पर राजनीति होती है, जी, तो पार्टियां इस मसले पर राजनीति करती हैं। जब सत्ता में होती हैं तब उनकी बात कुछ और होती है, और जब विपक्ष में होती हैं तब कुछ और होती है। विपक्ष में जब पार्टी होती हैं तब इस मुद्दे को बहुत उठाती हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रचार प्रसार इलेक्शन में हर जगह करती हैं। जैसे ही सत्ता पे आ जाती हैं तो वो सो जाते हैं। तो ये बात ठीक है, आप सही कह रहे थे कि सत्ता में आने पर ये जो राजनीतिकरण हो रहा है नहीं होना चाहिए। कहीं भी घुसपैठ हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, जी, देश की सीमाओं से जो भी घुसपैठ कर रहे हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और उस पर जो भी कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई के पक्ष में है कांग्रेस ठीक पार्टी। है। हमारे साथ आरपी सिंह भी जुड़ गए हैं जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, साथ ही विक्रम सिंह हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। विक्रम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों के सामने कितनी तरह की मुश्किलें इस तरह से आती थी? क्योंकि कहा यह जाता है कि बहुत ज्यादा घुसपैठिए हैं, किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है ये भी हम जानते हैं, और उसके बाद पुलिस पर भी दबाव बनाया जाता है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई न करें, क्योंकि तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं। विक्रम सिंह जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पाए? आवाज पहुंच पाई आप तक मेरी? जी हाँ, आपकी आवाज़ मुझे मिल गई है और मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा। कृपा करके मुझे केवल 1.5 मिनट दें। बिल्कुल। इसमें पूरी तरीके से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग बांग्लादेश से सीमा पार करके प्रत्येक जनपद में, और इसमें आईएसआई का भी हाथ है और इसमें राष्ट्र विरोधी तत्वों का भी हाथ है जी, उनको प्रत्येक जनपद में जाकर के उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। आधार कार्ड, वोटर आईडी उपलब्ध कराए जाते हैं, और रद्दी के प्रबंधन में फर्नीचर के पेवमेंट पे बनाए जाने कर उनकी दुकानें लगवाने से ले तक, और इनको एक एक जनपद में लगभग 40,000 तक की संख्या में इस उद्देश्य से बसाया जाता है कि जब कभी निर्वाचन हो तो मनमाफिक तरीके से प्रत्येक जनपद में एक एमएलए या 2 एमएलए प्रत्येक जनपद से इनके हिसाब से आ जाए। आप देखें कितनी भयावह स्थिति हो जाती है कि अगर यूपी के पूरे सदन में हर जनपद से अगर 1 या 2 इनके आ जाएं तो लगभग 80-90
व्यक्ति इनके द्वारा जो निर्वाचित होंगे वही आएंगे, तो उसकी स्थिति को आप आकलन करें। दूसरी चीज, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था कि जो अपराध होता है, राहजनी है, नेकलेस चेन स्नैचिंग है, इसके अलावा शरीर संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें तो ये रहते ही हैं, लेकिन इनके द्वारा जो बहुत बड़ा अपराध किया जाता है, पशु तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी। बांग्लादेश की जो आतंकवादी आउटफिट है हुजी, उस पे जो भी इनकी कार्रवाई हुजी की होती है, तो बांग्लादेश के विस्थापित नागरिक जो हमारे यहाँ नाजायज तरीके से रह रहे हैं, उनकी संलिप्तता पाई गई है। मादक पदार्थों की तस्करी, भारत नेपाल सीमा पर इनका पुनर्वास इसी उद्देश्य से किया गया है, इस कुत्सित रोड मैप के तहत किया गया है कि जो भी मादक पदार्थों की तस्करी हो वो इनके माध्यम से हो। अब नाजायज बैलेट, नाजायज वोटिंग, पशु तस्करी, आपने ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज़्यादा विस्थापित लोगों को यहाँ के वांछित और जो लीगल करदाता है उनके कॉस्ट पे आप 3 करोड़ से ऊपर की आबादी को पाल रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं आपके खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ अपराध कर रहे हैं और इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में बहुत ही घातक हो सकती है। अब समय आ गया कि आखिर इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। योजनाबद्ध तरीके से डिपोर्टेशन पूरे विश्व में अब हो रहा है अवांछनीय तत्वों का जी, और 3 करोड़ की जनसंख्या को वापस करना आसान नहीं है। बांग्लादेश इकलौता देश है विश्व में जिसकी जनसंख्या घट रही है। अगर घट रही है तो कहां से घट रही है? क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में पलायन कर रही है। ये तो इतने गंभीर बातें आपने विक्रम जी बता दी, क्योंकि आप जो बातें बता रहे हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आप रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो आपको पता है कि किस किस तरह की परेशानियां आती हैं। लेकिन आपने इतना ज़्यादा भयानक सच बताया है जिसके बारे में सोचकर भी कोई थर्रा जाए कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, राजनीति किस कॉस्ट पर और कितने आगे जाकर और कितना नीचे गिरकर। अभय वर्तक जी, सवाल अब ये है कि अगर हमें पता है कि इतनी ज़्यादा भयानक स्थिति पैदा हो सकती है तो अवेयरनेस हमारे अंदर भी तो आनी चाहिए ना। राजनेताओं से हमें भी तो सवाल पूछने चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब आज जो जितनी भयानक स्थिति है, लेकिन लोगों के द्वारा इसको मिलने वाला समर्थन भी आप देखिए कि लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया है ये जानकर भी लोग अपने घर में उसको काम के लिए रखते हैं, नौकरी पे रखते हैं, तो आम आदमी भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। मतलब ये आप देखिए कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है ये आज आईएसआई का एक स्लीपर सेल करके आज इस देश में काम कर रहे हैं। जितने भी आतंकवादी कृत्य होते हैं इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक महत्वपूर्ण हाथ है। अगर आसाम की बात करेंगे, मतलब घुसपैठियों का कितना गंभीर स्वरूप है आपको बताता हूँ कि 1971 में सिर्फ 5% वहाँ पे मुस्लिम आबादी थी आसाम में, वो 2007 में 33% हुई। मतलब 2016 की बात करेंगे तो वहाँ पे 50% मुसलमान हो गए। आसाम की जो मतलब वहाँ पे एमएलए है, विधायक है, वो 25 एमएलए मुस्लिम है, उसमें से 20 एमएलए ये बांग्लादेशी घुसपैठी है। मतलब डीजी साहब ने जो बात कही है तो उसको हमको इतनी गंभीरता से देखना होगा कि ये तो वहाँ के विधायक बन गए, संसद में पहुँच गए। मतलब कितना बड़ा थ्रेट हमारी देश को है, हमारे संविधान को है, इसको हमें समझना होगा कि एक दिन में, ये बीएसएफ का आंकड़ा, एक दिन में 6000 घुसपैठी इस देश में हर दिन आते हैं, एंट्री करते हैं। और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जी, इनका आंकड़ा है कि आज इस देश में 5 करोड़ घुसपैठी बांग्लादेशी रहते हैं और ये 1994 का आंकड़ा है। अभी आप देखिए 2016 है, पहुंच चुके होंगे हम। देखिए आज क्या स्थिति होगी जी। मतलब इस बात के लिए हम सोचना होगा, गंभीरता से सोचना होगा कि ये कितनी गंभीर समस्या है। आज हमारे जो गृह राज्य मंत्री है देश के, किरण रिजिजू, इन्होंने इस मुद्दे को फिर से उठाया है कि इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठी, उन्होंने 2 करोड़ का आंकड़ा दिया है, लेकिन वो 2 करोड़ सच नहीं है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में। उसमें से एक भी आदमी टैक्स पेयर नहीं है, ये बात सच है। हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो यहाँ पे जी रहा है, वो यहाँ का खाना खा रहा है। हम टैक्स पे कर रहे हैं और अपनी चेन भी स्नैच करवाते हैं। यहाँ पे रेप केसेस कितने बढ़ रहे हैं वो भी देखते हैं, यहाँ पर किस तरीके से मर्डर किए जाते हैं वो भी देखते हैं, और उसके बाद ये भी देखते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण उन्हें वोट के लालच में दिया जाता है, एक बड़ी साजिश के तहत। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को सबसे पहले हम दिखा दें कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और आज देश के गृह राज्य मंत्री ने कहा क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जाने।
देश में बांग्लादेश से घुसपैठ लगातार जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी बिना इजाजत के रहते हैं। मतलब भारत में बांग्लादेशियों ने ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी बसा ली है। ये आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि लगभग 7 से 10 करोड़ बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा बंगाल में 58 लाख बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। बांग्लादेश सीमा के नजदीक असम में 50 लाख बांग्लादेशी रहते हैं। 2004 में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी भारत में रह रहे थे। सरकारी आंकड़ों में कहीं भी भारत में पैदा हुए बांग्लादेशियों का जिक्र नहीं है। अगर इन्हें जोड़ा जाए तो संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। सुदर्शन न्यूज की पड़ताल में पाया गया कि लगभग 7 से 10 करोड़ बांग्लादेशी भारत में गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। 2001 तक देश के 17 राज्यों में बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। भारत में रह रहे बांग्लादेशियों का सही आंकड़ा एकत्रित करना संभव नहीं है। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ का सबसे अहम कारण है कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाया गया है। भारत सरकार ने राज्यसभा में घुसपैठ को रोकने के लिए जोर डाला है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ सौतेले व्यवहार की तस्वीर सुदर्शन न्यूज आपको पहले भी दिखा चुका है। धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने घुसपैठ को रोकने के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाया। अब आशा की जा सकती है कि मोदी सरकार के राज में बांग्लादेश में हो रही घुसपैठ के अब पैर काट दिए जाएंगे। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो आपने देखा कि किस तरीके से रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि कितनी ज़्यादा भयानक स्थिति हो चुकी है और उसी के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। सोचने की ये भी ज़रूरत है कि क्या इतना गर्त में जाकर राजनीति करना ठीक रहेगा? जब देश ही नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे, तो राजनीति आखिर की कैसे जाएगी? और क्यों न इस पर तुरंत काबू पाने की कोशिश की जाए, और उसके लिए भी बहुत ज़रूरत है हमारी सरकार की इच्छा शक्ति की। इस वक्त हमारे साथ आरपी सिंह, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आरपी सिंह जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से ममता बनर्जी से लेकर के बाकी की सरकारें भी, क्योंकि वोट बैंक उनका है, और अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार स्थितियां भयावह हो रही हैं बांग्लादेश में, तो बंगाल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वो छोटा बांग्लादेश बना दिया है, किस तरीके से वहां पे स्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो जाती हैं कि बाहर तक रिपोर्ट तक नहीं कर पाते लोग। मालदा से पहले भी हमने देखा, और जैसा कि विक्रम जी बता भी रहे हैं कि ड्रग्स से लेकर के वेपन से लेकर के हर एक तस्करी में ये लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और कहीं ना कहीं ये शामिल रहते हैं। क्या हमें वाकई में सीरियस होने की जरूरत नहीं है? आरपी सिंह जी बोल रहा हूँ जी, अब पा रहे मेरी आवाज? मैं सुन पा रही हूँ आपको। ऐसा है कि बंगाल का जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, खासतौर से मुर्शिदाबाद, बर्धमान, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा डिस्ट्रिक्ट जी, इनमें मेजोरिटी मुसलमानों की हो गई है। मुर्शिदाबाद में तो 74% के करीब मुसलमान हैं, हाँ, इसमें के बांग्लादेशी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे बांग्लादेशी जो है ग्रुप्स में आए, पहले तो 50s और 60s में आए, जबकि उस टाइम पे उधर जो बुरी हालत थी, डिक्टेटरशिप थी और रोजगार नहीं था, तो रेस्टोरेंट में आ गए। उसके 75 में आए, 76 में आए। अब तो उनको एक किस्म से लीगल परमिट मिल गया है। कई ऑर्गेनाइजेशन में से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, JMB बोलते हैं, वो और ऐसे मिलके, और भारत के कुछ जो असमाजिक मुसलमानों में, वो मिलके तो यहाँ पे प्रॉपरली समर्थन करते हैं। और यही नहीं, वहां से लेके वो पूरा मलापुरम डिस्ट्रिक्ट जो केरला का, वहां तक भी जाते हैं, जहाँ पे 80% मुसलमानों की आबादी है। चिंता की बात जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी की बड़ी समस्या नहीं है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की है। आज अगर आप देखेंगे बांग्लादेश के चारों तरफ जो कि डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें कई में मुसलमानों की और बांग्लादेशी खासकर मेजोरिटी बढ़ गई है। 9 जिले असम में हैं, 5 जिले बांग्लादेश बंगाल में हैं, मुस्लिम बहुमत और बाकी जो है बनने वाले हैं। इसके अलावा खासतौर पर की बात है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर जी, दोनों तरफ 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का एरिया, जिसमें 60 लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाते हैं, उनके दोनों तरफ नेपाल में भी और भारत के बंगाल में भी देशों की आबादी बढ़ती जा रही है। इसके साथ 3 फैक्टर देखना होता है।
चीन का इस चिकन में बोलते हैं इसको, जो कॉरिडोर है, जी वो लगाने का मकसद है ताकि पूरा कपड़ा नॉर्थ के हिसाब से कट जाए। इसमें वो लालच दे रहे हैं इस टाइम पे बांग्लादेशी को कि अगर बांग्लादेशी वहां पे पहुंच जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के पूरा एरिया उनका हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक बात है, इसमें कि इस चीज को हमें खासतौर पर ख्याल रखना पड़ेगा कि जो कि नॉर्थ का एरिया है, खासतौर पे धुबरी, ग्वालपारा, करीमगंज, कछार डिस्ट्रिक्ट और जो असम के डिस्ट्रिक्ट है ये, और बंगाल में दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और खासतौर पर जलपाईगुड़ी, जी। जिलों की जो बांग्लादेश पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बड़ी खतरनाक बात है सिक्योरिटी। आरपी सिंह जी, मैं फिर से संपर्क साधना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि मैं आपको ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात आरपी सिंह ने कही है कि किस तरीके से स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक होती जा रही है, और इनकी साजिश और प्लानिंग क्या है उसके बारे में सोचकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। सवाल अब ये है विक्रम जी, जिस तरह की स्थितियाँ हम देख रहे हैं, किस सरकार को दोषी कहें, किस सरकार को दोषी ना कहें, सवाल अब ये कि क्या इस तरह की राजनीति हमारे इस देश को या फिर हमें, और सवाल ये भी कि जो टैक्स पेयर है उसी के पैसे पर इन बांग्लादेशी लोगों को आप बसाइए, उसके बाद फिर स्नैचिंग से लेके, मर्डर से लेके, स्मगलिंग से लेकर के, रेप केसेस से लेकर के, इन तमाम चीज़ों में इनको देखिए, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो इनको छूइए भी मत। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और सरकारें कब कदम उठाएंगी, और ये भी कि इतने दिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार है, अब इसके लिए लागू करने के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी और मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। विक्रम जी, क्या आप सुन पाए मेरा सवाल? विक्रम जी से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, आप ही बताइए, आप नहीं मानेंगे कि सबसे ज़्यादा दिनों तक इस देश को अगर किसी ने शासन किया है, रूल किया है, तो किसने किया है? और ये जो स्थिति यहाँ तक पहुंची है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेबिलिटी तो लेनी होगी ना। देखिए, जब काफ़ी पहले आप देख रहे हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार नहीं थी जी, उससे पहले इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी लिखा था बांग्लादेशियों का, भारतीय जनता पार्टी के में, और मेन मुद्दा भी रहा इनका। क्या अब इनकी ना कि हटाएंगे? हाँ, हम हटाएंगे। हाँ। तो और बांग्लादेशी घुसपैठ का भी रहा। तो आप देखिए, उसके बाद इनकी सरकार भी आई वहाँ, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री भी बने, और उस समय जब 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने दिन उन्होंने शासन किया, ये हम दोनों जानते हैं। एक 4-5 साल तो करा है, एक बार तो आपने 4 साल के करा। मैं जवाब लेकिन लूंगी उन्होंने इससे क्या बीजेपी है, का। सत्ता के लालच में पहले ही रिजाइन कर दिया था, वो लोकसभा भंग करवा दी थी। वो अलग मैटर है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ, जब उस सत्ता में थे तो वो उसको क्यों भूल जाते हैं ऐसी बातों को। और ये जो आंकड़े हैं, हाँ घुसपैठ हुई है, सब सरकारों में घुसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस की सरकार में नहीं घुसे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये भाई साहब अभी 6,000 रुपये 6,000 पर डे बता रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आज की डेट में भी 6,000 पर डे होंगे या उस समय भी होंगे। असम के और हालात, सुनिए, असम के सुनिए, आंकड़ों से तो आप असम नहीं में भाग है, सकते। असम में असम का देखिए, मुख्यमंत्री कौन रहा है? सुनिए, आप ही के सुनिए, मुख्यमंत्री अरे वहाँ रहे हैं। सुनिए, सही और आपसे ठीक वहाँ कह पे रहे हैं। आप सुनिए डेमोग्राफिक पहले, चेंज किस सुनिए, तरीके से हुआ है? आसाम में मैं मानता हूँ इस समस्या के लिए हाँ, नहीं, इस समस्या के लिए कांग्रेस ही मूलतः जिम्मेदार हाँ, है। इसके कांग्रेस लिए ही। मैं क्यों बताता हूँ, क्यों क्यों के- तो पूरे तथ्यों के जवाब साथ ले- रखता पहले हूँ राजेश जी, कि पूरे- 1950 में अभय जी पहले पूरे जवाब ले हाँ, लेते हैं इनकी। जी, पहले देखिए, आप आसाम की बात कर रहे हैं, आसाम में ये संख्या है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो इतनी लेकिन ज्यादा देखिए, बढ़ी कैसे? ना, रोको आप क्यों नहीं दिया? आसाम में इस समय सरकार किसकी है? ये नहीं, घुसपैठ हो रही है। आसाम जहाँ से में किरण सबसे रिजिजू ज्यादा रूल अपने किसने भाषण किया है? दे रहे हैं, बोल देते हैं सिर्फ, लेकिन वहाँ सरकार राजेश किसकी है? यादव जी, सेंटर में सरकार किसकी राजेश है? यादव जी, आप भागिए देखिए, मत। राजेश आप यादव देखिए, जी, मोदी साहब ने 1 राजेश से यादव जी, 11 गाँव, सुनिए, 1 से 11 डाइवर्ट गाँव मत करिए। बांग्लादेश को दे दिए सिर्फ मोदी साहब ने। बांग्लादेशी घुसपैठ पर हम बात 1 कर रहे हैं, से सिर्फ गाँव उसी पर भारत बात के दे करिए। दिए बांग्लादेश को, राजेश यादव जी, सीमा समझौते में। राजेश यादव और जी, हमें कितने हम मिले? बात कर रहे हैं घुसपैठ सिर्फ की। 51 गाँव। राजेश यादव जी, इसी डाइवर्ट समस्या मत करिए। का- सुनिए, राजेश यादव जी, इस विदेश नीति पर हम बाद में बात करेंगे। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि ये ये घुसपैठ विदेश असम में, नीति नहीं है, ये जो घुसपैठ के लिए इनने सीमा समझौता करा, हाँ, कि भाई सीमा समझौता हुआ था। तो आपने विपक्ष में आवाज उठाई ठीक है ना? एक बार भी ना, ना, सदन में हमने इस मुद्दे कहा को लेकर? कि ये क्यों नहीं कहा? एक आपके बार भी चैनल पे कहा, चैनल हमने पे आपके छोड़िए, चैनल पे कहा। विपक्ष संसद में बैठ के भी तो बात संसद करें में ना। कहा हम कि नोटबंदी आप के खिलाफ सारे हंगामा संसद मचा में रहे हैं आप। देखिए,
कहा कि आपने 40,000 लोग हमारे दे दिए वहाँ, आप देखिए, और उनके 14,000 लोगों लिए। मैं अपने प्रोड्यूसर से दूसरी- पूछना चाहूंगी, क्या हमारे पास बीजेपी के नेता हैं इस वक्त जो इनका जवाब दे पाए? नहीं, इसमें मुझे एक जरूर बात कहनी है कि इन्होंने देखिए, लोगों का नहीं, आपने पूरी तरह से भ्रमित किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। आपको मालूम है कि आसाम में 2 कानून है। इस देश में संविधान के तहत पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए। का संविधान कहता है कि 1950 से पहले उसके बाद जितने भी लोग हैं वो विदेशी माने जाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने आसाम में एक कानून लागू करवाया कि 1950 से 1971 तक आपने उनको सीमा दी कि 71 के पहले आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने भारत का नागरिकत्व दिया। यह तो देश के साथ बहुत बड़ा धोखा था। यह इंदिरा गांधी ने किया है। और इस देश में घुसपैठियों का अगर इतना गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। IMDT एक्ट लागू करवाया। IMDT का कितना गंभीर परिणाम हुआ, 3 लाख केसेस उसके बारे में, लोगों के बारे में दर्ज करवाए गए। सिर्फ और सिर्फ 1800 लोग बांग्लादेशी घुसपैठी हम साबित कर पाए। ये IMDT एक्ट आपने गंभीर, इतना खतरनाक एक्ट करवाया और देश का गला घोटा है, और वो कांग्रेस ने घोटा है। देखिए, कांग्रेस ही जिम्मेदार है। आज इसके ऊपर 5-10 करोड़ जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी इस देश में है, इसको निकालने के लिए कड़ी से कड़ी हम सख्त मतलब जितने भी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस समस्या का निर्माण सिर्फ कांग्रेस ने किया है। जी, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, इनका भाषण देखिए, कैसा, कितना अच्छा भाषण दिया है आपने। जब आपकी विफलताओं के लिए सिर्फ कांग्रेस को हम कदम उठाएंगे, अरे 3 साल हो गए तुम सरकार में रहते हुए, बीजेपी से नहीं है, ये सनातन ना, संस्था से है। इन्होंने किस आधार पर कहा कि हम कदम उठाएंगे? कहा ना कि 3 साल में। तो मांग आप करेंगे। देखिए ना, मांग नहीं है ये। आप देखिए, आप 3 साल से सरकार में हैं, कहने में करने में फर्क है। जब इनकी नाकामी, इस समय सरकार कौन है, सीमा में अंदर कौन घुस रहे हैं, जिम्मेदारी किस सरकार की अगर ये है? और बीजेपी जब की घुस रहे सरकार हैं, नहीं करती है, उसको भी यादव जी, जब टोकेंगे। घुस रहे हैं, राजेश यादव जब जी, ना, आपकी देखिए, इसका जब जवाब घुस रहे में हैं, एक सेकंड, वो राजेश नाकामी यादव छिपाने के जी, लिए, मुझे एक छोटे से भाई, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। देखो, नाकामी कांग्रेस आपको समझनी जिम्मेदार है। चाहिए। राजेश देखिए, यादव जी, हर योजनाओं को ये जो राजेश है, यादव देश- जी, देश प्रेम से जोड़ देते राजेश हैं, यादव जी, और कोई उस ये योजना सनातन में नाता संस्था है, से हैं। तो उस योजना मैं एक से छोटे से नहीं, ब्रेक के लिए रुक ये रही तो- हूँ। राजेश यादव जी, अभी मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लेकिन नाकामी आप समझिए ना कि असम में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पे बीजेपी की सरकार आई है। नाकामी आपकी रही है, आप मानते क्यों नहीं है? बात करेंगे, अनिल धीर इस पर जवाब देंगे। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब मैं अनिल धीर से लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने ना आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। आतंकवाद से लेकर हर एक तरह के क्राइम में आपको इनका हाथ और इनका नाम जरूर नजर आएगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अगर ऐसी ही बात है तो बीजेपी ने कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी उन्हें 3 साल होने जा रहे हैं। उस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल धीर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम जवाब लेंगे। अनिल जी, अगर आपने आरोप सुने हो राजेश यादव जी के, तो मैं सबसे पहले आपका जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, पिछले 2.5 साल में, अगर पिछले 40 साल में बांग्लादेश पॉलिसी अगर हमारे इन्फिल्ट्रेशन में कुछ हुआ है तो अभी हुआ है जी। हम लोग के विलेज स्वैपिंग जितने एनक्लेव थे हमने कंप्लीट कर दिए। बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट होने को जा रही है। असम में NRC रजिस्टर पूरा तकरीबन लास्ट स्टेज में है, और इसका सारा फलस्वरूप कि हम कितने सीरियस है। पिछले इलेक्शन में ही आप देखिए, जो असम के इलेक्शन हुए वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा ये था। इसके पहले भी इलेक्शनों में ये मुद्दा था, पर उसमें मार काट सब जलाया जा रहा था। इस आपकी बार इस मुद्दे को बना के पीसफुली लोगों के सेंटिमेंट से आपने देखा कैसे बहुमत हमने हासिल की। अगर मैं कहता हूँ पिछले 2-2.5 साल में जितना काम इस समस्या को लेके हुआ है, शायद इसके पहले जितनी कांग्रेस की सरकार है कभी भी नहीं हुआ है। और ये अभी आज की डेट में असम की जो स्थिति है अभी वो सामने ही दिख रही है। अनिल धीर जी, लेकिन जिस तरह से आंकड़े गृह मंत्रालय की तरफ से हमारे गृह राज्य मंत्री ने बताए हैं, कहा जा रहा है कि आंकड़े उससे कहीं आगे हैं, बहुत भयावह हैं, और आपकी भी उसमें विल पावर की बड़ी जरूरत होगी, क्योंकि अगर आपने बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इसे लागू नहीं किया तो आप भूल जाइए कि इस देश में क्या हालात हो जाएंगे। देखिए, अभी बांग्लादेश की समस्या सिर्फ असम की समस्या नहीं है, ये देशव्यापी समस्या है। बिल्कुल। हम हिमाचल प्रदेश को अगर छोड़ दें, उसके सिवा ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट नहीं है। अभी सरकार ने 2 करोड़ का फिगर लिया है, यही पार्लियामेंट में 3 करोड़ का फिगर, जोगिंदर सिंह ने 4 करोड़ का फिगर,
गुप्तचर विभाग 5 करोड़ का फिगर तक बोल रहे हैं। जी। ये पूरे देश भर में फैले हुए हैं। जितना भी इनका देखिए एक एक करके आज जो हमने ये नोट, ये जो जितना काउंटरफिट करेंसी होता था ये नेपाल बांग्लादेश के थ्रू ही आता था। जितने भी हम लोग ले सके हैं स्टेप, और आज की डेट में देखिए अगर बांग्लादेश इंडिया रिलेशनशिप 71 के बाद अगर इम्प्रूव हुआ है, आज के चरण सीमा में है। आपको ये शायद नहीं जानते हैं कि 71 के वार क्रिमिनल को भी अभी फांसी दी जा रही है। ये प्रेशर भी मैं नहीं कहता हूँ बांग्लादेश को हमने दिया है, पर काफी हद तक जो हमारी पॉलिसी है उसी के 4 महीने पहले भी एक आदमी को फांसी में जिसने 71 की वार में एट्रोसिटीज की थी, उनका ट्रायल चला के अभी उनको फांसी दी जा रही है। आप बने रहे हमारे साथ अनिल धीर जी। राजेश यादव जी, ये सही बात है कि जब तक आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और जो स्ट्रैटेजी रही है कांग्रेस की या किसी भी पार्टी की राज करने की इस देश में, तुष्टीकरण से लेकर के और अलग अलग चीज़ों पे, उससे काम नहीं चलेगा। असम का एग्जाम्पल आपके सामने है, इस देश का एग्जाम्पल आपके सामने है। अटॉर्नी AK एंटनी की जो इंटरनल रिपोर्ट थी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि अथाह तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई गई लोकसभा चुनाव में, वो हार की सबसे बड़ी वजह बनी सरकार की। देखिए, यहाँ तक इन्होंने आपने बताया कि भाई वहाँ आसाम के अंदर 50% जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी आ गए जी। अब पता नहीं कहाँ का आंकड़ा क्या है, आपकी बात भी मान ली जाए तो फिर उसके बाद कांग्रेस जीती नहीं, तो ये वजह नहीं है कांग्रेस नहीं जीती। कांग्रेस के अंदरूनी थोड़ा वहाँ पर वो था, जो हेमंत विश्वनाथ शर्मा थे उनसे आप देखिए इनके कौन से, आप देखिए पूरे लोग जो जीत के आए वो कांग्रेस के मेंबर रहे हैं। पिछली बार इनके जो अलग से कौन से जीत के आए, सब जो विधायक जीत के आए उसमें लिस्ट उठा के देखिए, आपको 90% तो कांग्रेस के ही लोग हैं। वो तो वो अपना जो आपसे ही झगड़ा था उस वजह से आए, ये नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने जो है बीजेपी से बार बार ये सवाल पूछा गया कि आपने वही नीति अपनी बंगाल में क्यों नहीं रखी, क्योंकि बंगाल में उतनी क्लियर इनकी नीति नहीं थी। अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का उसी जोर आवाज के साथ मुद्दा उठाते तो हो सकता है कि इनको बंगाल में बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। यानी यह बहुत क्लियर कट नीति थी, इससे इनको फायदा मिला। आप मानिए इस बात को। असम में, आसाम में अगर इस मुद्दे से तुम नहीं फायदा मिला है, ये मुद्दा था ही नहीं। और हाँ, इन्होंने जो है ये जो आसाम में, और ये बता रहे हैं अभी कि देखिए क्या सीमाएं हमने वहाँ जो तार लगा दिए हैं, पूरी सीमाएं सील कर दी हैं। फिर ये 6000 का भाई साहब जो आंकड़ा दे रहे हैं कि पड्डे आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कह रही है, कहाँ से आ रहे हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कह रही है। हाँ, जब सीमाएं सील हो गई हैं तो फिर ये कैसे आ रहे हैं ये लोग? ये रुकावट क्यों नहीं हो रही है इसकी? ठीक है, मैं बताती हूँ राजेश जी, एक जरा बाइट और सुनवा दूं, मैं एक बयान सुनवा देती हूँ। बांग्लादेशी महिला आपको खुद बताएगी कि ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन उनको मदद कर रहा है, किस तरीके से वहां से घुसपैठी आते हैं और यहाँ पे कितनी आसानी के साथ उनको नागरिकता दिलवाई जाती है। जरा सुनिए आप भी। नाम क्या है? नरगिस। आप कहाँ से आई हैं? हम तो गांव से ही, बांग्लादेश से ही है, बचपन से ही पे। कभी आपको पुलिस यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है? करती थी, अब हमें नहीं करती, लेकिन बाकी लोगों को करती है। अब आपको क्यों नहीं निकालने की कोशिश हम करती? लोग कलकत्ते के बना हुआ कुछ है हमारे पास। कलकत्ते से क्या बना आपके पास? हम उधर से रह के आए थे कुछ दिन, उधर से हमें प्रूफ है। अच्छा, तो कलकत्ते में आपके लिए क्या प्रूफ बनाया गया? पता नहीं कोर्ट से कुछ बनाया। ये किसका राशन कार्ड है? बांग्लादेश से जब वो आए तब इनका राशन कार्ड भारत में कब बना? अभी बहुत साल पहले। किसने बनवाया था इनका राशन कार्ड? हमारे पापा ने बनवाया था। और किसने? नहीं, किसकी मदद से बनवाया था ये नहीं पता। आप कौन सी पार्टी को वोट देते हैं? कांग्रेस को। राजेश यादव जी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट में ये भी बताएंगे। कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस की नीतियों को समर्थन करते हैं, वो अलग है। लेकिन आपने उसमें ये भी पूछा किसने बनवाया, किसने, तो उसने की ये नहीं पता ना। हाँ, आपके पत्रकार ने बार बार कुरेदने की कोशिश करी किस नेता ने बनवाया। क्या पत्रकार का काम ही कुरेदना है? ठीक है, वो अच्छी बात है, मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए। अब देखिए, अभी जो पाकिस्तान के जो आपने देखो राजनयिक जो अधिकारी थे वहां पकड़े गए, अभी देखा होगा उनका भी पहचान पत्र था। तो मतलब देखो, तो ये भी है। आप उसे छोड़ो, तो आप एमसीडी में किसकी सरकार है, अभी चले जाओ। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश या ना मिल रहे, गलत जा रहे हैं आप, गलत जा रहे हैं राजेश यादव जी। किसी चीज को डेमोग्राफिक चेंज कर देना, थोड़ा सुन लीजिए, चेंज कर देना किसी देश की, किसी राज्य की। देखिए, ये तो आपको खुला आपको एक प्रूफ दिया गया है
कांग्रेस ने क्या देश के सुरक्षा के साथ किस प्रकार राजेश से यादव जी, खिलवाड़ की है वो ना, बीजेपी वो को अगर सामने कह आया देती है। बीजेपी को वोट देती तो अच्छा राजेश करा यादव होता। जी, राजेश यादव ठीक है जी, ना, वो आपको कहती लगता है बीजेपी कि को वो- अगर वोट देता तो राजेश अच्छा करा यादव जी, होता। आपको लगता है ये कि कोई- नीति छोड़ दो, राजेश ये यादव जी- दोहरा चरित्र छोड़ दो। राजेश यादव आप जी, देखिए, आप सुनिए मेरे नहीं। साथ चलिए, सुनिए राजेश यादव आप जी, मैं सुनिए। चलूंगी आपके साथ, दिखाइएगा ना, कि कहाँ क्या है खास। मेरे साथ अभी चलिए, अभी क्योंकि कैमरा बार-बार के साथ चलिए। सबूत मैं दिखाने के लिए आपको बार-बार अभी ये कहते हैं कि आपके पास कुछ और है। एमसीडी में दिल्ली की सरकार इनके कूड़ेदान पे अभी ले चलिए और अपने लाइव दिखाइए। अभी देखो वो कहते हैं क्या किनकी कहते सरकार है वहाँ, वो कहेंगे हम बांग्लादेशी हैं। किनकी एक सेकंड। सरकार है, आज से- किनके उसमें रहते हैं, एमसीडी में कोई है, आप लगता है हमारी भूल तो गए। सरकार है नहीं। 15 साल किसकी सरकार थी इस दिल्ली ये में? देखिए, 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित थी एक ना? किसी पे डाल अनिल धीर दीजिए, जी, देखिए केस अनिल पे धीर डाल जी, दीजिए। इस समस्या कांग्रेस का ने- जड़ एक सेकंड। वो और मूल समस्या सिर्फ की कांग्रेस जड़ है। कांग्रेस एक सेकंड। है सिर्फ। अनिल और धीर जो जी। समस्या जितनी देश में हल करती है वो भारतीय जनता पार्टी नाम है। तभी तो लोगों किसान लोग मर रहे हैं आज भूखे गांव में, तभी तो 300 लोग आज मर गए राजेश यादव जी, देश के अंदर। फिर रिक्वेस्ट करूंगी मैं, टॉपिक को डाइवर्ट ना करें। डाइवर्ट जिस नहीं मुद्दे कर की आप रहे बात हम। कर रहे हैं, हम मैं खूब कर टॉपिक चुके पे ही बात। बोल रहा हूं। अनिल धीर हमारे ये साथ हैं। समस्या एक बता देते हैं सेकंड, कि आप सारी एक समस्या चीज कांग्रेस बताइए की है। राजेश यादव कांग्रेस ने तो जी, ये इस देश के पॉसिबल लिए है कुछ क्या? किया ही नहीं है, आप एक ना बात, कुछ करा है। राजेश यादव जी, ऐसा हो सकता है कि काम तमाम जो तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम सर्टिफिकेट्स बीजेपी बनवाए और वोट आपको दे, वो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप खुद ही अंदाजा लगाइए, कैसे टेलीविजन पे बैठ के कोई कैसे समझ लेगा? अनिल धीर, आप जवाब दें मुझे। बहुत नागरिक ऐसे हैं। अनिल धीर जी, सुनिए, बहुत नागरिक ऐसे हैं। मैं नहीं मानती, गिना दूं? इतनी सीधी क्या? कोई पार्टी नहीं है, ना सुनिए, बीजेपी ना आप, आम आदमी भूल जाइए आप, सुनिए, ना आम आदमी पार्टी, आप बिल्कुल नहीं, वो तो सुनिए, बिल्कुल सीधे नहीं मैं है। आपकी बात से अनिल सहमत धीर नहीं जी, हूं। दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार है, क्या ये सारे आम आदमी ने दिल्ली के वोटर बनवा दिए थे? नहीं, देखिए, हैं? कांग्रेस ने नीतियां अपनाई। आप इस तरह की बात देखिए, बात नहीं, क्यों इंदिरा बोलते हो? गांधी ने एक कानून सेकंड, बदला है। एक सेकंड, इंदिरा गांधी ने एक जो कानून देश बदला के है। लिए कर दिया वो 7 जन्म लेने के बाद मोदी साहब ने कर पाएंगे। मोदी की समझे नहीं? ये कोई कंपैरिजन चल रहा है किसी के साथ? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने एक हर- कानून अनिल बनाया यादव जी। 1971 वाला। ये देखिए कि आपने खिलवाड़ की है। अनिल अनिल धीर धीर जी, जी क्या आप बात हमारे साथ हैं फोन लाइन पर? हाँ जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और अगर आप इस डिस्कशन को सुन पा रहे हैं तो जवाब दें। राजेश यादव जी ने कई सवाल पूछे हैं। नहीं, मैं ये आवाज क्लियर नहीं है, जी। पर मैं इतना कह दूंगा, सुनिए, जो ये कागज की बात कर रहे हैं, आज भी अगर वेस्ट बंगाल की स्थिति ये है और सबसे बड़ा कंसंट्रेशन आज अगर इलीगल बांग्लादेशी का बंगाल के बाहर में है तो वो दिल्ली में और बॉम्बे में है। जो पिछली सरकार महाराष्ट्र की थी, इस हद तक उन्होंने उसको इस मात्रा को मतलब आगे बढ़ने तो दिया है भाई कि आपको अभी किसी वहाँ ने बहुत रोका है, बुरा तो हाल है। आपकी दिल्ली के सरकार है जो वहाँ हाल है, बॉम्बे आपको में। पता है। तो आप मान रहे हैं कि आपने गलत किया है? अगर है तो हेलो, राजेश इससे पहले यादव जी, भी आपकी सरकार रही है, शिवसेना की आपकी। राजेश यादव आप जी, सिर्फ बात ही कर सकते हैं, कुछ काम भी राजेश करते हैं यादव इसमें। जी, मैंने माना कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने जो बताया मैं सब बातें मान रही हूँ, फिर आप मान रहे हैं कि आपकी गलतियां नहीं है? नहीं, इसमें देखिए 3 साल इनको हो गए, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप वो- मानेंगे कि आपने इस आप देश की सुनिए, आजादी के बाद से सुनिए। लेकर अब तक सबसे ज्यादा शासन किया है इस देश में, सुनिए। आपकी नीतियां गलत रही हैं? हाँ, देखिए सुनिए, कोई घुसपैठिया अगर सीमा से आता है, मैं ये नहीं कह रहा ये सरकार हो या हमारी हो, अभी भी आ रहे हैं लोग, ठीक है ना। अब वो लोग ठीक तो नहीं है। देखिए हैं, ठीक तो नहीं है घुसपैठियों का ठीक, इस आप- देश में ना, आना मैं कह रहा हूँ और ठीक उनको नहीं है। संरक्षण देना मैं ठीक तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ समर्थन नहीं कर रहा जी। हूँ। आज भी आ रहे हैं ना 6000 पर डे, भाई साहब ने जो आंकड़ा दिया 6000 रोज आ रहे हैं। लेकिन का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात से सहमत ये- हूँ। मैं- अरे मैं आपका जोगिंदर विरोध सिंह नहीं कर रहा CBI के पूर्व हूँ। बड़े डायरेक्टर, भाई उनका मैं कह रहा आंकड़ा हूँ, 5 मैं करोड़ कह रहा हूँ, आप मेरी बात वाला। तो एक सुन भी लें। आंकड़ा मेरा नहीं, उसके मैं वीडियो सब अरे नेट के ऊपर अवेलेबल अब है। मेरी बात तो सुनेंगे, मैं आपके आंकड़े पे प्रश्न कहाँ लगा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं ना, अभी भी जब ये लोग आ रहे हैं तो ये आपकी बात से सहमत हूँ कि देश के लिए ठीक नहीं है, नहीं, ठीक है ये ना। तो आज भी तो हम देखिए, कहते हैं कि अब किरण ये रेड्डी जी आएंगे ने 2 करोड़ का आंकड़ा दिया है, वो अब गलत सुनिए, है। देखिए, अरे आज जो जिस आप, प्रकार मैं से कह रहा हूँ, गंभीर समस्या पहले मेरी बात उठी सुनेंगे, है, आप पहले अगर सुदर्शन चैनल इस मुद्दे को नहीं उठाता तो हम इसको ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं, पूरा देश इग्नोर कर रहा है। ये तो गलत है। कांग्रेस ने जो है देश को आदत लगाई है ना कि बड़ी बड़ी समस्याओं को इग्नोर कर दे, तो इस आदत के बारे में हम कह रहे हैं। सिर्फ आप जिम्मेदार है नहीं, आप इसका मूल है। हम कहते हैं कि इसकी सॉल्यूशन की ओर जाना चाहिए। ये प्रोग्राम के तहत हम यही चाहते हैं कि सॉल्यूशन चाहते हैं। आप एक 2 लफ्ज अगर कांग्रेस मान लेती है कि हाँ हमारी गलती हो गई, आज से इस कांग्रेस जितने भी घुसपैठिए हैं उनको निकाल दीजिए, ये आप क्यों नहीं कह सकते? आप देखिए सुनिए, अब इस समय तो कांग्रेस की आज भी सरकार आप नहीं- राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष में तो आप आप सुनिए, हैं, विपक्ष में तो आप हैं, आवाज उठाइए ना। आपने एक शब्द ये बोला जैसे कि नोटबंदी बस पे सुनिए, हंगामा है, वैसे आपने- हंगामा करिए। हमें आज मुझे अच्छा लगा
किरण रिजिजू ने कहा कि वहां पे 2 करोड़ है। कांग्रेस के विपक्ष में जाके नेता वहां पे क्यों नहीं बोलते कि आपने गलत जानकारी दी है? आप क्यों नहीं आंदोलन करते? 10 करोड़ है। क्योंकि आपको वो मुद्दा ही महत्वपूर्ण नहीं लगता है, वो आपकी वोट बैंक है। इसके लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के विषय में कांग्रेस एक लफ्ज भी नहीं कहना चाहती है। देखिए, किसके वोट बैंक है, किसका वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करती है। ये तो और बहुत ही सुनिए, बड़ा आश्चर्य जो आपके आंकड़े से मैं सहमत हूँ, 6000 आ रहे हैं, तो एक शब्द आपने क्यों नहीं कहा मोदी जी के लिए कि आप रुकवाइए, इस पे कुछ करिए? या अभी खुल के कह रहे हैं कि इस सरकार को कहते हैं कि 6000 आ रहे हैं तो तुरंत से तुरंत हर एक दिन में बंद होना चाहिए। देखिए, ये मुद्दा हमेशा सरकार के साथ हैं, हमने आंदोलन किए मुझे हैं, एक छोटी सी हमने रिपोर्ट दिखानी है। बांग्लादेशियों को पकड़वा के देने के लिए प्रयास किए हैं। मैं एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देती हूँ राजेश यादव जी। हम सरकार के मैं साथ आपको भी हैं। रिपोर्ट दिखा देती हूँ सरकार कोई कि भी किस इस तरह तरीके की, से सुनिए, हमारे राजेश यादव जी, बांग्लादेश की सीमा हो, राजेश चाहे यादव जी, पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे श्रीलंका की सीमा हो, हमारे भारतीय की जितनी भी देशों की सीमाएं हैं, वहां से कोई भी घुसपैठ करता है और देश में आता है तो विरोध करेंगे हम। चलिए, सरकार के साथ हैं। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि विरोध करने के साथ साथ जो तरीके अपनाए गए थे उनको भी बताएं कि इन तरीकों से इनको रोकिए, क्योंकि इन तरीकों से लोग तमाम घुसते रहे हैं। साथ ही साथ जैसे नोटबंदी पे हंगामा है, मोदी साहब जिस तरह से नोटबंदी पे हंगामा है, उसी तरह से इस मुद्दे पर भी हंगामा करिए, क्योंकि ये भी राष्ट्र के हित का मुद्दा है। अब मैं जरा दिखा देती हूँ एक रिपोर्ट राजेश जी, पहले एक रिपोर्ट दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश की है, और ये कोशिश और ये मुहिम अभी भी हमारी जारी है। जरा पहले इस रिपोर्ट को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितने लंबे समय से इस मुद्दे को सुदर्शन न्यूज उठाता रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसी समस्या लेकर आए हैं, मैं मानता हूं कि ये देश की सबसे बड़ी समस्या है, और ना केवल ये मेरा कहना है बल्कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी और दिल्ली के उच्च न्यायालय ने भी अभी कुछ महीने पहले कहा है कि ये दीमक से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये खून चूसने वाले प्राणी से भी ज़्यादा भयानक है। देश के लिए एक ऐसा कैंसर जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम से हमारे देश में फैल रहा है, इसके खिलाफ मीडिया बोलने से डरता है, क्योंकि उसको ये कम्युनल समस्या लगती है और बाकी बुद्धिजीवी इसको समस्या मानते ही नहीं है, और जिन्होंने माननी चाहिए वो भी शायद गंभीरता इसकी समझने को तैयार नहीं है। हमारे देशवासी अपने ही देश में बेगाने हो जाते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधनों को, जिन पर हमारा मूल अधिकार है, उन पर अतिक्रमण हो रहा है। हमारे रोजगार के साधन हमारे से छीने जा रहे हैं। जी हाँ, अब तो हम देश की राजधानी में इनसे सुरक्षित नहीं। आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये, जिनकी वजह से देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, ये वही बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनकी वजह से आप कुछ जगहों पर निकलने से डरते हैं। लेकिन देश के सत्तासीन सोए हुए हैं। ये सत्तासीन तो सत्ता के लिए देश की सुरक्षा से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन क्या हम भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? जी नहीं, अब हमें खुद ही खड़ा होना होगा इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए। पहचानना होगा हमें अपने आस पड़ोस में इन बांग्लादेशियों को, और करना होगा पुलिस के हवाले। अगर आज हम ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हम दिल्ली में ही बेगाने हो जाएंगे। आज असम में हमारे देशवासी अपना ही घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में हम अपना ही घर छोड़ने को मजबूर हो, हमें इन बांग्लादेशियों को भगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध बांग्लादेशियों को भगाने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इन बांग्लादेशियों पर कड़ा रुख दिखाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, बांग्लादेशी राजधानी में चोरी, डकैती, मर्डर और बलात्कार जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। फिर इन घुसपैठियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? वहीं सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया 1984 अवैध प्रवासी अधिनियम बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने में बड़ी बाधा है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता पर है, जिसके ऊपर संदेह है उस पर नहीं, यानी देशियों को बांग्लादेशी साबित करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2005 में निरस्त कर दिया, परंतु ना ही राज्य सरकार इस और ध्यान दे रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हर रोज देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं, कुछ वैध रूप से तो कुछ अवैध रूप से। लेकिन आज हमें खड़ा होना होगा इन घुसपैठियों के खिलाफ, बचाना होगा हमें अपनी संस्कृति को, छीनना होगा हमें अपना रोजगार, इनसे लड़ना होगा हमें इज्जत के लिए। अगर आज हम चुप बैठे रहे तो आने वाले दिनों में हम अपने ही देश में पराये हो जाएंगे, और इसके लिए हम ही सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे।
इस रिपोर्ट को आपने देखा और किस तरीके से हम आपको लगातार कह रहे हैं कि कोई पहली बार नहीं है जब सुदर्शन न्यूज ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की हो। बहुत लंबे समय से इस विषय पर लगातार चर्चा और लगातार मुहिम सुदर्शन न्यूज चलाता रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। विक्रम जी, अब सवाल ये कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए, और सवाल ये भी कि जिस तरह का ढुलमुल रवैया हमारी सरकारों का रहा है, हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां इन लोगों का इलाका है, जो बांग्लादेशी बहुल इलाके हैं तमाम, वहां से निकलना दूभर हो जाता है, वहां कोई रह नहीं सकता। और किस तरीके से साजिशन आसपास के जगहों पर इस तरह के लोग घेरते हैं, धीरे धीरे तमाम जगहों को खाली करा दिया जाता है, यहां तक कि लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और न सरकार कुछ करती है न प्रशासन। आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे क्षेत्रों में किसी शरीफ आदमी का आवागमन असंभव है, क्योंकि वो वहां बस करके एक आपराधिक साम्राज्य अपना पैदा कर लेते हैं। और इनको लाने में देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप करने से कोई लाभ नहीं है। कम से कम अब राष्ट्र को एकजुटता दिखाते हुए ये निर्णय करना होगा कि इन अवांछनीय तत्वों का डिपोर्टेशन ही राष्ट्रहित में होना चाहिए। और बांग्लादेश बॉर्डर से ये इत्तेफाकन या एक एक्सीडेंट के तहत नहीं आए हैं। एक सुनियोजित तरीके से ISI के द्वारा पोषित और पल्लवित एक रणनीति के तहत इनको हमारे देश में इनको अंदर किया गया है जी। और हमारी भी कुछ कमियां रही हैं क्योंकि सीमा पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और यह भी बताया जाता है कि एक बांग्लादेश के नागरिक के आगमन के ऊपर एक भारी धनराशि सीमा पर जो नियुक्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दी जाती है। अतः वहां पर आपको बाढ़ के स्थान पर पक्की दीवार, इलेक्ट्रिफाइड फेंसेस, और जो यहाँ देश में हमारे यहाँ इस तरीके की जो बातें आई, मालदा, मुर्शिदाबाद, स्वर्गीय अब्दुल गनी खां चौधरी साहब, हमारे TMC के नेता, कि ये हमारी अमानत है। तो ऐसे जो राजनेता हैं जो कहते हैं कि ये हमारी अमानत है, उनको भी हम लोगों को चाहिए कि देशद्रोह के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई पर विचार करें कि ये हमारी अमानत नहीं, ये हमारे पैरासाइट्स हैं। क्योंकि कोई टैक्स कोई पे करे और उसका लाभ ये लोग उठाएं, ये औचित्यपूर्ण नहीं है, न्यायोचित नहीं है। वोट प्रेम, देश प्रेम से ऊपर नहीं हो सकता। और जो ऐसे राजनेता हैं उनका बहिष्कार होने का समय आ गया है। और श्वेत पत्र बना करके एक रणनीति के तहत ये काम दुष्कर जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। कई देशों ने इसको करके दिखाया है और हम भी इसको करके दिखा सकते हैं। बस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मेरा देश कभी ना हारे, इस संकल्प के साथ हम रणनीति को आगे बढ़ाएं। राजेश यादव जी, सच में आपको नहीं लगता, आपको याद है मालदा वाला केस, उसी दौरान हमने उससे पहले देखा था कि किस तरीके से 2-3 मामले सामने आए थे, राहुल गांधी उन हर जगहों पे गए थे, और उस वक्त भी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जब इतना बड़ा मामला मालदा में हो गया तो वहां उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही है कांग्रेस, वहां पर क्यों नहीं पहुंचे हैं राहुल गांधी। और दूसरी बात, विपक्ष में होने के नाते कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने की आपकी जिम्मेदारी है। आपको सरकार, आपको जो भेजा गया है विपक्ष में जनता की तरफ से, इसीलिए भेजा गया है कि सरकार जहां गलत कर रही है या फिर जो आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको आवाज उठाएं, आप उनके लिए चेताएं सरकार को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमने कभी नहीं सुना कि आपने आवाज उठाई हो। देखिए, नहीं, आपने सुना नहीं होगा। हमारे वहाँ के जो प्रदेश के नेता थे वो वहाँ गए थे, और मैंने आपके चैनल में भी कहा था, आपने कहा राहुल गांधी क्यों नहीं गए, एक क्वेश्चन करा था आपने। मैं फिर वही मैंने कहा, हाँ, वो आपने कहा था। मैंने आपसे कहा था कि राहुल गांधी जी, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, वहाँ जाते तो सत्ता में बैठे लोग, कुछ लोग इस तरह के कहते कि ये आग में जो है घी डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ उस समय हिंसा ज्यादा थी, तो इसलिए वहाँ के लोकल स्थानीय नेता थे, उनको लगाया। राहुल गांधी का तो कोई बयान भी नहीं आया उस पूरे मामले पर। दूसरा, मैं विक्रम जी की इस बात से सहमत हूँ कि इन चीजों को भुला के सबको और थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। और हम भुला के क्या, ये तो हमें याद करें, हम इनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार सत्ता में इतने नशे में हो जाती है कि वो पूछती नहीं है विपक्ष नाम की क्या चीज है। सत्ता इतने नशे में हो जाती है तो वो इस समय पूछते ही नहीं है कि विपक्ष की हमें जरूरत है, नहीं जरूरत है। भाई, 4 आदमी बैठ के किसी मुद्दे पर जब बात करते हैं तो डिस्कस या कोई पॉइंट निकल के आता है, कुछ न कुछ सॉल्यूशन। आप देखिए, हम कहते हैं कि कश्मीर के अंदर और जगह भी हम भारत की 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे।
अब मोदी साहब ने जो एग्रीमेंट करा, फिर आप चले गए आगे, फिर आप कहीं और चले गए। 70,000 सिर्फ एकड़ और जमीन। सिर्फ बात सुनिए, कर रहे उसमें हैं नहीं, घुसपैठ आपको की। मेरी बात बुरी राजेश लगती है। यादव जी, जब कोई ये बात उठा दे तो घुसपैठ नहीं, की बात ना, करिए गुस्से ना। की बात नहीं है, घुसपैठ देखिए, की बात करिए, घुसपैठ पे बांग्लादेशी ही आ रहा हूं घुसपैठ मैं। की बात करिए। आप उसी पे तो बोल रहा हूँ, आप पहले सुन लेना, आगे भाग के 10,000 एकड़ जमीन उनको दे दी, इसलिए दे दी कि ये घुसपैठ समाप्त हो। लेकिन मैं, आप पूरे मेरा सेंटेंस सुन लें, उसके बाद बताएं। 10,000 एकड़ जमीन हमने इसलिए दे दी, मोदी साहब ने, कि वो ये, अरे बांग्लादेश को दे दी। अच्छा, जो बंटवारा हुआ, बटवारा नहीं, वो हाँ, गांव का लेन देन हुआ, ठीक है। गांव का लेन देन, तो हमारे 1 से 11 गांव चले गए, उनके 51 गांव आए, उनकी 500 एकड़ जमीन आई है, हमारी 10,000 एकड़ जमीन चली गई। फर्क देखिए ना कितना है। तो इसलिए तो कि ये घुसपैठ न हो, लेकिन इसके बाद भी सरकार उसमें नाकाम रही है। और सरकार को क्या है, ऐसे मुद्दे पे, किसी पे भी जो विदेशी मुद्दे हैं, कुछ ऐसे जहां जरूरत हो, घरेलू मुद्दे हैं, तो बैठ के आपसे ही में बात करनी चाहिए। बात करने के बाद हम आपसे भी कहेंगे ना कि आप भी आवाज हम बताएंगे, आपसे तो समस्या का हल निकलता है। जिन मुद्दे पे सरकार बात करना चाहती है, आप बात नहीं करते, सरकार हंगामा करते हैं, तो आप हंगामा करें ना इस मुद्दे पर भी। हम चाहते हैं कि आप बांग्लादेशी मुद्दे पर हंगामा करें संसद में, हम मांग कर रहे हैं आपसे। अभयवर्धन जी, बहुत छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी, मुझे रैप अप करना है शो को। सरकार का मुद्दा भी नहीं, उपाय क्या है और क्या आगे किया जा सकता है? सरकार का मुद्दा नहीं है, आपका मुद्दा होना चाहिए, सरकार का मुद्दा इसलिए नहीं है, बनाइए इसको उस समय मुद्दा। सत्ता में है। किरण रिजिजू का बयान, मुद्दा होता है। किरण रिजिजू के बयान के बाद हमने फिर से इसे उठाया है, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आम सिटीजन होने के नाते कि आप इसको विपक्ष में उठाइए, मुद्दा बनाइए। जिस स्टेट से आते हैं वहां किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, मुद्दे सिर्फ उठाने हैं, नहीं है, इस पे काम करिए, अमल करिए इस पे। जी, मुझे इतना ही कहना है कि हमें इसके इस समस्या का आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो इसके सॉल्यूशन की ओर देखना होगा। आज टेक्नोलॉजी हम कितनी एडवांस में देखते हैं कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो इनको हम ढूंढ के निकाले, 2 करोड़ हो 4 करोड़ हो, उनसे जल्द से जल्द वापस करने के लिए प्रयास करें। जितने भी राजनीतिक दल है, ये देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको पूरी तरह से सहयोग करें। इस मुद्दे पर कम से कम राहुल गांधी भी उस समय अपोजिशन ना करे, और इतना ही हम इस देश से करने के लिए प्रयास करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। उम्मीद हम ये करते हैं कि सरकार तो कदम उठाएगी ही, साथ ही साथ विपक्ष, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ये कोई मुद्दा नहीं है सरकार के लिए, तो हम उम्मीद ये करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि विपक्ष इसे मुद्दा बनाए और सरकार के सामने इसे रखे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है और अब समय आ गया है कि इस पर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जाए, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी विल पावर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। जय हिंद।